तो आप सुन रहे थे निर्मला सीतारमण को, जो अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अहम बातें अपने बजट में कही हैं, उनको हम आपको बता रहे थे। यहाँ पर जो खास ध्यान देने वाली बात है, जिसका जिक्र अभी साक्षी ने किया था, वो टैक्स को लेकर। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए लोगों के मन में जो डर होता है, उसमें एक अहम कदम उठाया गया है। दरअसल होता यह है कि आप कई बार टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उस टैक्स रिटर्न में कुछ खामियां, कुछ गलतियां, कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, तो आपके जहन में हमेशा ये डर सताता था कि कहीं इसको लेकर किसी कानूनी प्रक्रिया का आपको सामना ना करना पड़े, किसी कानूनी विवाद में आप ना फंस जाएं, कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको किसी कानूनी दायरे में ना खड़ा कर दे। अब इस चिंता से आपको मुक्ति मिलने जा रही है, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म्स की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब आपको 2 साल की सहूलियत दी जा रही है। यानी अगर आपके टैक्स रिटर्न में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत हुई है, तो आप उसको 2 साल के अंदर सुधार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 2021-22 का आपने रिटर्न फाइल किया है और उसमें मान लीजिए 2-4 हज़ार रुपए की कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ी हुई है, या फिर आप ठीक से उसका अंदाजा नहीं लगा पाए हैं, तो इसके लिए आपको कानूनी रूप से या फिर किसी कार्रवाई के दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा। आपके पास 2 साल का समय होगा, उसमें आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये एक अहम बात है। दूसरी अहम बात, आजकल डिजिटल युग का जमाना है। एक बड़े समय से ये मांग की जा रही थी कि डिजिटल करेंसी की तरफ देश आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आने वाले समय की जरूरतों को देखते हुए उस दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं। आरबीआई डिजिटल रुपी लॉन्च करने वाला है, वही उसको नियंत्रित करेगा, नियमित करेगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेकर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी गई है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल, इस शब्द का इस्तेमाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। उसका सीधा सीधा मतलब क्रिप्टो करेंसी से ही जुड़ा हुआ है। कई किस्म के क्रिप्टो करेंसी इस समय दुनिया में प्रचलित हैं, लोग उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको लेकर कोई रेगुलेशन फिलहाल नहीं है। लेकिन यहां पर यह साफ कर दिया गया है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, उससे मुनाफा कमाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 30% टैक्स उस पर अदा करना होगा। यह बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी है और आप अपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को उसको गिफ्ट के रूप में देते हैं, तो उस पर भी 1% टीडीएस लगेगा। जहां तक बात किसानों की है, उसको लेकर भी एक बड़ी बात बोली गई है, जिस पर सबकी निगाहें थी, कि जिस पर पूरा किसान आंदोलन भी टिका था। एक बड़ी मांग थी, वो थी एमएसपी की। सरकार ने घोषणा ये की है कि हम 2.3 लाख करोड़ रुपए की खरीद करेंगे एमएसपी के आधार पर। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ 2 संवाददाता रंजना और प्रीति इस समय जुड़ रही हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। रंजना, आप जीआईपी मॉल में सुबह से एक्सपर्ट से बातचीत कर रही थी और अभी ये बजट की अहम बातें सामने आ चुकी हैं। क्या फीडबैक मिल रहा है लोगों से आपको? बिल्कुल अनंत, जिस तरीके से आम बजट इसे कहा जा रहा था, आम लोगों का ये बजट है। वित्त मंत्री जब सामने आई और कई बातों को उन्होंने घोषणा की, लेकिन कहीं ना कहीं निराश यहाँ पर आम जनता जरूर है। ऑफ कैमरा मैं बात कर रही थी लोगों से, उनका कहना था कि जो इनकम टैक्स स्लैब है सभी की निगाहें उस पर थी, और लगातार आप भी सुबह से चर्चा कर ही रहे एक्सपर्ट्स के साथ, हालांकि उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। 2 खास मेहमान मेरे साथ अनंत है, मनोज जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सुबह से हमारे साथ वो बने हुए। इसके अलावा हमारे साथ केपी सिंह जी जुड़ गए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं केपी सिंह जी के साथ शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि अनंत, जैसा कि हम सभी कह रहे थे कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर सभी का ध्यान रहा इस पूरे बजट में, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा। किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं, क्या राहत भरा इसको देख रहे हैं, क्योंकि जो खेती का सामान है वो अब सस्ता होने वाला है? खेती का सामान सस्ता हो गया, अच्छी बात है, लेकिन बात थी परसेंटेज की। जो किसान आधे से ज्यादा देश की जनसंख्या को रोजगार देता है, उसके लिए 4-5% ही बजट क्यों रखा जाता है। दूसरी बात है कि C2+50% जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, जिसको देश के प्रधानमंत्री ने एक कमेटी बनाई थी, उसमें 2006 में प्रस्तुत किया गया पार्लियामेंट में। लेकिन सरकार से मैं यही पूछना चाहूंगा, आप किसानों को सिर्फ मरहम ही लगाने का कार्य करते रहोगे या इनको इनकी फसल का मूल्य भी दोगे? संतुष्ट नहीं है आप बजट से? बजट से तो जैसे पहले रहते थे वैसे ही प्रतिक्रिया। देखिए, मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है इनकी तरफ से कि संतुष्ट नहीं है। हालांकि जो पूरा किसान आंदोलन अनंत हमने देखा, उसके बाद लग रहा था कि किसान जो है वो खुश होंगे, लेकिन अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। मनोज जी, इनकम टैक्स स्लैब जिस पर सभी की निगाहें थी, 8 साल बाद उम्मीद ये जग रही थी कि इसमें बदलाव होगा, लेकिन इसमें बदलाव नहीं हुआ है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रंजना जी, मैं एग्री करता हूं कि हर साल हम लोग पिछले बहुत सारे सालों से एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद इनकम टैक्स की बेसिक स्लैब में कोई इंक्रीज होगा या एटलीस्ट कुछ 80C में जो डिडक्शन लिमिट है उसमें कुछ इंक्रीज होगा। बट आम आदमी के लिए डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये बजट बिल्कुल फ्लैट है। इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने एक वर्ड भी आम लोगों के टैक्स स्ट्रक्चर को लेके नहीं बोला है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस हैज बीन अ जी डिसअपॉइंटमेंट। रंजना जरा ये हालांकि जो जानने टैक्स जी विभाग रंजना का यहाँ पे एक सवाल जरा टैक्स एक्सपर्ट से ये पूछिए कि इस टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, इसके पीछे वो वजह क्या देखते हैं? जबकि नौकरी पेशा लोगों को सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, सैलरी कट्स हुए हैं, महंगाई बढ़ी है, उनके हाथ में पैसा कम है, वो बचत नहीं कर पा रहे हैं, वो जो फैमिली की एक बड़ी स्पेंडिंग है वो उनको अपनी डे टू डे चीज़ों पर खर्च करनी पड़ रही है। तो क्या वजह इसकी वो देखते हैं? तरीके से इन्फ्लेशन रेट बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, उसके बाद उम्मीद की जा रही थी लेकिन फिर भी नहीं बढ़ा पाए हैं, उसके पीछे कारण क्या देख रहे हैं हम? मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स पे है और ज्यादातर जितनी भी स्पेंडिंग है, जो टैक्स कलेक्शन हमने देखा, फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा कि इस महीने मैक्सिमम जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ रुपए का हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का थ्रस्ट जो आम आदमी को डायरेक्ट रियायत देने की बजाय लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स पे है, बिजनेसेस पे है, या यूं कहें कि मेक इन इंडिया प्रोसेस पे है। तो जितना भी कलेक्शन आ रहा है वो सब इन चीजों पे खर्च हो रहा है, बट डायरेक्टली जो एक आम इंडिविजुअल खासतौर पे सैलरीड लोग हैं उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मेरे ख्याल से एक लिमिटेड अप्रोच उस केस में भी होनी चाहिए कि जो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए भी एक लिमिटेड बेनिफिट तो इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स स्लैब होना ही चाहिए। बिल्कुल, न सिर्फ महंगाई की वजह से लगातार इसको लेकर मांग भी उठ रही थी और उम्मीदें भी थी मनोज जी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में पिछले 2 सालों से जो कल्चर हमने देखा कॉर्पोरेट का, वो वर्क फ्रॉम होम का हो गया। उसके बाद खर्चे भी लोगों के बहुत बढ़ रहे हैं और हम भी डिस्कशन कर ही रहे थे, तो उम्मीद एक उस वजह से भी थी और स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर भी जो मांग उठाई जा रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम एवरेज किसी की स्पेंडिंग की बात करें तो पिछले 8 साल में मेरे ख्याल से डबल तो डेफिनेटली हो गई होगी। लेकिन जहां तक ये बेसिक डिडक्शंस की बात है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए बहुत सालों से चल रहा है। 1.5 लाख रुपए का जो 80C का डिडक्शन होता है वो ओवर क्राउडेड है, उसमें सारे तरीके की डिडक्शंस हैं। उसके अलावा हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो भी बहुत टाइम से अनचेंज्ड है। तो यूं कहें कि जिस प्रोपोर्शन में सैलरीज बढ़ रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, उस प्रोपोर्शन में इनकम टैक्स का रैशनलाइजेशन नहीं हुआ है। और ये एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो हर साल एक इंडिविजुअल एसएससी करता है, बट उस पे पता नहीं क्यों फाइनेंस मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट का बिल्कुल भी थ्रस्ट नहीं रहता। बट हैविंग सेड सो, आई थिंक इन मेनी वेज जो रैशनलाइजेशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बजट में अच्छी चीजें हैं, बट इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फिर से डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल, रैशनलाइजेशन जो हुआ है, यहाँ पर कैटेगराइजेशन जो हुआ है, बिल्कुल आपके पास आएंगे वापस, लेकिन हम चलते हैं इस समय प्रीति के पास और जान लेते हैं कि फील्ड पर, ऑन ग्राउंड, वो जहां पर लोगों से बात कर रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन उनका क्या है? बताइए प्रीति, जितनी उम्मीदें एक मिडिल क्लास को, कॉमन मैन को सरकार से थी कि उनके हाथ में पैसा आए महंगाई से जूझने के लिए, पैंडेमिक से बढ़ते हुए खर्चों के लिए, चाहे वो हेल्थ केयर को रिलेटेड हो या फिर अपने खुद घर पर वर्क फ्रॉम होम अलाउंस के चलते, कितनी सारी यहाँ पर उम्मीदें थी, इनमें से कोई भी खरी नहीं उतरी है। फर्स्ट रिएक्शन लोगों का क्या है? देखिए, मैं इस समय दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस में हूँ और मेरे साथ रिक्शा जो चलाते हैं वो मेरे साथ हैं। उनके घर में यहीं से पैसा आता है, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे, भैया आप यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं? या डेफिनेटली। आज बजट पेश हुआ, पता है? नहीं, एक्चुअली अभी न्यूज़ सुने नहीं है, सो आई एम अनएबल टू से। इतना तो पता है कि बजट पेश होना था, लेकिन पता नहीं कि अभी न्यूज़ वगैरह देखी नहीं कुछ इसके बारे में। अच्छा, तो मतलब आप कुछ चाहते हैं सरकार से? क्या कुछ आपको लगा कि सरकार से तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ। क्या स्थिति है? सरकार से तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर सरकार कर कहाँ रही है? सरकार से तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर सरकार कर क्या रही है? कुछ नहीं। सरकार ने, आपकी कोई उम्मीदें होंगी कि बजट इस साल अगर आएगा तो आपके लिए, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा होगा? चीजें सारी सस्ती होनी चाहिए, खाने पीने की सारी चीजें सस्ती होनी चाहिए, जो हाँ जो डेली यूज की चीजें हैं। पेट्रोल है, आदमी इतना महंगा हो रखा है, डीजल है, सब, क्योंकि जितना भी पेट्रोल और डीजल पे डिपेंड करता है सारा वो महंगा होता है, तो खाने पीने की होटल ऑटोमेटिक महंगी हो जाती हैं। ये चीजें सारी सस्ती होनी चाहिए। अब आप न्यूज़ देखेंगे, बाकी पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सरकार ने बजट पेश कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि जो उम्मीद लगाई जा रही थी सरकार से, वो उस पर खरी नहीं उतरी है।
शायद देखने के बाद ही पता लगेगा ना, मैं ऐसे कैसे बता दूंगा। हो सकता है अगर खरी नहीं उतरी है तो फिर जो त्रासदी है, एक तो बीमारी, ऊपर से भुखमरी बढ़ती जाएगी, भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा, लूट खसोट बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा। बस यही रिजल्ट आना है फिर इसका। बाकी हमें कोशिश करनी चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन हम के आपके साथ। पास वापस आएंगे। क्लियर कट तौर पर हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन है वो लोगों का ये है कि महंगाई से जूझने के लिए जो वो चाहते थे सरकार से, वो डेफिनेटली बजट में नहीं आया है। किसी तरीके की रियायत उनको फ्यूल कट्स में, एक्साइज ड्यूटी कट्स में नहीं मिली है। पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस 100 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ते हुए नजर आए, उसके ऊपर कुछ भी हमें रियायत नहीं मिली है। लेकिन हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जी साक्षी, श्रुतिका हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता हैं श्रुतिका, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि उनको कैसे वाइब्स, कैसे रिएक्शंस, कैसा फीडबैक इस बजट को लेकर मिल रहा है। श्रुतिका, इस समय आप कहां पर हैं, वहां से क्या प्रतिक्रिया लोगों की मिल पा रही है आपको? जी अनंत, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा में। चूंकि जब बजट आता है तो लोगों के मन में भी उत्सुकता होती है जानने के लिए कि उनको क्या मिला है। तो ऐसे में मैं एक परिवार के पास में आप पहुंची हूँ कि बिजनेसमैन है सर, आपको क्या लगता है कि किस तरीके का बजट इस बार आया है और आपके लिए क्या कुछ इसमें रहा है? वैसे तो आप देखिए कि ओवरऑल बजट से एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। हर साल लगता है कि बिजनेसमैन हो या मिडिल क्लास लोगों के लिए इनकम टैक्स पे बेनिफिट मिलेगा, तो सो दैट उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। अगर आप देखें लास्ट 2 साल से कोविड चल रहा है, कोविड में कई लोगों के बिजनेस हैम्पर हुए हैं, तो मिक्स फीलिंग है इस बजट की। बिकॉज अगर देखा तो बिजनेस पर्सपेक्टिव उन्होंने अच्छा इंसेंटिव दिए हैं, लाइक कॉर्पोरेट सरचार्ज रिड्यूस किया है, न्यू स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने 1 साल और बढ़ा दिया है। बट इनकम टैक्स पर सब डायरेक्ट बेनिफिट कुछ नहीं दिया, तो जो कि हर लोग एक्सपेक्ट करता है कि इस साल हमें टैक्स कम देना पड़ेगा क्योंकि लोगों की इनकम भी कम हुई है बिजनेस के चक्कर में। बट रिलीफ दिया है इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग करने के लिए। अब हम 2 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। ओके, कंप्लायंस पर्सपेक्टिव कम टेंशन है, बट डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिला है। श्रुतिका, बट मैं एक बिजनेसमैन हूँ, छोटा सा स्मॉल स्केल बिजनेस चलाता हूँ, उस एंगल में मेरे को लगता है कि जी सर पूछिए। जी, लेकिन जिन बिजनेसमैन साहब से आप बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो छोटा बिजनेस चलाते हैं, यानी कि लघु उद्योग या फिर मीडियम इंडस्ट्री में, वो एमएसएमईज में वो बेसिकली डील करते हैं। तो एमएसएमईज को भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है और ये लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़े कदम के तौर पर इसको देखा जाता है। एमएसएमईज को लेकर भी कई घोषणाएं हुई हैं, तो क्या वो उनसे सेटिस्फाइड हैं, चाहे वो क्रेडिट लाइन को लेकर हो या फिर इंसेंटिव्स को लेकर हो? जी सर, जो एमएसएमई को लेकर घोषणाएं हुई, चूंकि आपका भी जो बिजनेस है वो छोटा है, लघु उद्योग है, तो ऐसे में आप इससे कितना संतुष्ट हैं? मैं उस एंगल में संतुष्ट हूँ कि कह रहे हैं कि ईज ऑफ बिजनेस करना आसान होगा। पर्टिकुलरली आई विल बी हैप्पी कि हो, क्योंकि आई हैव फेस्ड ए मिक्स इन प्रैक्टिकल वेज इन मार्केट। जैसे वो कहते हैं कि छोटे बिजनेस को बैंक लोन देगी, आसानी से देगी और कोई कोलेट्रल नहीं रखेगी, पर प्रैक्टिकलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो आपको कोलेट्रल देना पड़ता है टू गेट ए लोन, इवन इन द नेम ऑफ प्रधानमंत्री योजना जो बैंक आपको बिजनेस लोन देती है, तो वो कोलेट्रल रखती है वो, जबकि ये गवर्नमेंट बोलती है कि देयर इज नो कोलेट्रल, तो देयर सम डिस्कनेक्ट। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव यस, एज आई कंपेयर इट विल बी बेनिफिट कि अगर लोन मिल जाए, कोलेट्रल फी फॉर बिजनेस टू ग्रो। टैक्स बेनिफिट तो दे ही रही है, रिलैक्सेशन फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टार्टअप्स फॉर नेक्स्ट 10 years, विच इज गुड। बट स्टिल स्पेंडिंग पावर तो मोस्टली मिडिल क्लास और लोअर क्लास की है, तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो बिजनेस श्रुतिका, हम आएंगे आपके पास, सीधा चलते हैं अभी हम रंजना के पास भी, जहां पर 2 गेस्ट उनके साथ मौजूद हैं, टैक्सेशन एक्सपर्ट भी हैं उनके पास। रंजना, मैं आपसे चाहूंगी कि आप टैक्सेशन एक्सपर्ट से फिलहाल पूछिए कि जो मैट में कटौती की गई है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स में, और साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जो टैक्स में डिडक्शन दिया गया है, उसका सीधा सीधा फायदा किस सेक्टर को मिलेगा, कितनी कंपनियों को मिलेगा और एंड कंज्यूमर को उससे क्या फायदा होगा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानना हो जाता है जब इसका ऐलान किया जाता है बजट में। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से टैक्स रिडक्शन को लेकर ऐलान यहाँ पर किया गया है, एंड रिजल्ट इसका आप क्या देख रहे हैं? कितना लाभ होगा इसका और वो कौन से सेक्टर्स या कंपनियां होंगी जिसका सीधा फायदा इसको पहुंचेगा?
सॉरी रंजना जी, एक बार सवाल फिर से रिपीट कीजिए। रंजना जी पूछिए, ऑल्टरनेट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है उसमें कटौती की गई है, उसका सीधा फायदा कोऑपरेटिव सोसाइटीज में से किस किस कंपनियों को होगा, कितनी कंपनियां फिलहाल कंट्री में हैं? जी बिल्कुल, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को कंपनीज के बराबर लाया गया है, जो पहले 18.5% था उसको 15% कर दिया है, और उसका सरचार्ज भी 1 से 10 करोड़ की जो लिमिट थी उसमें 12.5% से कम करके 7.5 किया है। तो ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ये जानना चाहिए सभी को कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं पब्लिक सेक्टर की, वो जनरली किसानों के लिए काम करती हैं। तो ये एक, हालांकि कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 18.5% से 15% रिड्यूस किया है, बट ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो टैक्स में रिडक्शन हुआ है, इसका बेनिफिट जो भी कोऑपरेटिव के मेंबर्स हैं जो कि जनरली किसान होते हैं उनको डेफिनेटली मिलने वाला है। जी, एक और सवाल उनसे पूछिए रंजना जी की एनपीएस में जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें टैक्स डिडक्शन लिमिट को 10% से बढ़ाकर 14% तक किया है, इसका क्या मतलब निकालें? क्या ज्यादा से ज्यादा लोग अब एनपीएस में निवेश कर पाएंगे जो कि पेंशन स्कीम होती है, और ज्यादा लोग निवेश कर पाएंगे? एटीसी के अतिरिक्त आप एनपीएस में निवेश कर सकते हैं जिस पर आपको एडिशनल छूट मिलती है टैक्सेशन में। इसमें जो लिमिट बढ़ाई गई है क्या वो सभी के लिए या फिर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए? बिल्कुल, जो एनपीएस का जिक्र हुआ है जिसमें लिमिट को बढ़ाया गया है, क्या वो सभी के लिए है या फिर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए? किस तरीके से इसको देख रहे हैं? ये बेसिकली एनपीएस का जो देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एम्प्लॉइज एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में 14% तक का कंट्रीब्यूशन जो था वो एग्जेम्पशन में आता था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए इसकी लिमिट सिर्फ 10% की थी। तो इन दोनों को रैशनलाइज करके बराबर कर दिया है। तो नटशेल में देखिए तो जो चेंज है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हुआ है, जिनको पहले 10% तक की ही डिडक्शन मिलती थी उनको भी अब 14% एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कर दिया गया। चलिए, आपके साथ कृषि मामलों के जानकार भी हैं रंजना, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो थोड़े से नाखुश नजर आ रहे थे कृषि प्रावधानों को लेकर जो बजट में किए गए हैं, और वो परसेंटेज की बात कर रहे थे कि एक बड़ा हिस्सा जीडीपी का कृषि का उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ उनसे कि जो एमएसपी की बात की गई है, 2,30,000 करोड़ से ज़्यादा की एमएसपी खरीदी की बात यहाँ पर की गई है, क्या वो इसे पर्याप्त मान रहे हैं धान और गेहूं की खरीदी के लिए, या इसमें कुछ और वो उम्मीद कर रहे थे? बिल्कुल आनंद, केपी सिंह जी, यहाँ पर एमएसएमई को लेकर जिस तरीके से एमएसपी को लेकर मांग लगातार किसानों की तरफ से की जाती रही है, बड़ा ऐलान किया गया है। यहाँ पर 2,37,000 करोड़ की जो धनराशि सीधे किसानों के खाते में डाली जाएगी। कितना संतुष्ट इस ऐलान से कम आप हैं? संतुष्ट तो किसानों के लिए जो ऐलान हो जाए उसी से हैं, लेकिन ये मरहम कब तक चलता रहेगा किसानों के लिए? एक बात बताइए, जब 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पेश हो चुकी है, क्या किसानों को कर्जदारी बना के रखना है? 5 लाख करोड़ का घाटा कर दो किसानों को और 2 लाख करोड़ रुपए दे दो, ये क्या पॉलिसी है? किसानों को आर्थिक असमानता से बाहर निकालने के लिए हम इसकी प्रशंसा करते हैं, जो सरकार कर रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन अभी सही फॉर्मेट में अगर किसान को प्रगति करनी है, जो किसान आधे से ज्यादा जनसंख्या को रोजगार दे रहा है, लघु उद्योगों पर पैसा खर्च करे, छोटे किसानों के पास इतनी जमीन ही नहीं है कि वो अपने रंजना जरा केपी सिंह साहब से ये भी पूछिए कि सरकार कनेक्टिविटी पर जोर दे रही है, सरकार गांव के डिजिटाइजेशन पर जोर दे रही है, सरकार डिजिटल सिंगल विंडो की व्यवस्था कर रही है, सरकार डिजिटल पेमेंट बैंक्स की व्यवस्था कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि ट्रांजैक्शंस में कम से कम देरी हो, सरकार कोशिश कर रही है कि सड़कों के ज़रिए, रेलवे के ज़रिए और डॉक के ज़रिए तीनों की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। ये तमाम चीज़ें, माना जा रहा है कि तमाम चीज़ें कृषि उत्पादों को एक बड़ा मार्केट तैयार करने के लिए, उनकी मूवमेंट को सहूलियत देने के लिए की जा रही है, और इसका फ़ायदा भी अल्टीमेटली किसानों को मिलेगा। केपी सिंह जी किस तरह नज़रिए से इसको देखते हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच हम सीधे रुख कर लेते हैं श्रुतिका का, जो इस समय एक बिजनेस फैमिली के साथ मौजूद हैं। उनके भी हम लगातार प्रतिक्रिया ले रहे हैं, क्योंकि एक हाउस होल्ड का क्या नज़रिया रहता है बजट को लेकर, उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर हम उनका फीडबैक ले रहे हैं। श्रुतिका, हमने बातचीत की थी कि इनको उम्मीद थी, एमएसएमईज को लेकर कुछ घोषणाओं से खुश भी हैं, लेकिन अगर हम बात करें इनके घरेलू बजट की, इस बजट से उसको कोई फायदा हो रहा है क्या? जी आनंद, देखिए इनसे जान लेते हैं कि जब घरेलू बजट की बात आती है सर, क्योंकि बजट आता है तो ये भी हमारा ध्यान जाता है कि घर पर कितना असर पड़ेगा। तो ऐसे आपके घर का बजट कितना सुधरेगा इस यूनियन बजट से? ऐसा हमारे लिए देखा जाए तो
कोई खास चेंज नहीं है। टैक्स पर्सपेक्टिव जीएसटी तो वैसे के वैसे उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो हमने जो प्रोक्योरमेंट करनी है उसको टैक्स तो उतना ही देना है, और इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला इन टर्म्स ऑफ हमारा मंथली बजट। उसमें हमारा मंथली बजट तो बड़ा ही है एज कम्पेयर टू इन द पास्ट। बट बिजनेस पर्सपेक्टिव में, पर्सनली बिजनेस पर्सपेक्टिव देखो तो आई फील के थोड़ा सपोर्टिव है, बट मंथली एक्सपेंसेस में डेफिनेटली इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट। थैंक यू वेरी मच श्रुतिका। हम आपके पास दोबारा आएंगे और पूछेंगे कि और रिएक्शंस क्या हैं उनको, जैसे जैसे वो एनालाइज करेंगे बजट को। लेकिन एक बार फिर जो बहुत अनाउंसमेंट्स हुए हैं उनका भी लेकर जोखा मैं आपको बता देती हूँ। एक पॉइंटर्स मैंने नोट डाउन किए थे जैसे जैसे स्पीच चल रही थी। तो सबसे पहले जो रेलवेज के लिए अनाउंसमेंट हुआ है उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। रेलवेज के लिए एक बूस्ट डेफिनेटली गति शक्ति प्लान के तहत सरकार ने लॉन्च किया है। उसमें 400 नए वंदे भारत ट्रेन जो है वो डेवलप की जाएंगी, मैन्युफैक्चर की जाएंगी अगले 3 साल में। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की बात की है यहाँ पर सरकार ने, जिस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा पॉपुलराइज किया जाएगा। इससे लोकल बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही उनका ये भी मानना है कि अगले 3 वर्षों में 100 कार्गो टर्मिनल्स को भी तैयार किया जाएगा। फार्मर्स की हम लगातार बात कर रहे हैं। 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो हम आगे जाते हुए एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या मानना है, उनको कैसे लगा है। लेकिन सरकार ने एक जो अहम अनाउंसमेंट किया फार्मर्स के लिए कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग के लिए वो डेफिनेटली प्रमोट करने के लिए काफ़ी स्कीम्स लेकर आएंगे। किसान ड्रोन्स का इस्तेमाल, ये नया टेक्नोलॉजी जो फार्म सेक्टर में यूज़ करने की बात हो रही है, यही सरकार को करना है और आगे इसे बढ़ाना है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं एग्री सेक्टर से अगर हमें ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन चाहिए तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें फार्म सेक्टर में देना होगा। और आज इस साल के बजट में सरकार ने यही बताया है कि किसान ड्रोन्स को इस्तेमाल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, डेफिनेटली क्रॉप असेसमेंट के लिए हो, डिजिटलाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स के लिए हो, या फिर इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए हो, इन सभी का इस्तेमाल ड्रोन्स के वजह से सरकार कर पाएंगे, किसान कर पाएंगे आगे आने वाले समय में। साथ ही साथ जैसे कि अनंत ने भी बताया था कि एमएसपी जो कि 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी डायरेक्ट पेमेंट व्हीट और पैडी दोनों के हिसाब से फार्मर्स को दी जाएगी। ये भी एक काफ़ी अच्छा पुश है। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन, इसके ऊपर अच्छा खासा फोकस है सरकार का इस बजट में। डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाना, स्किलिंग, लाइवलीहुड्स को लॉन्च करना, साथ ही साथ सभी सिटीजन्स के रीस्किलिंग के लिए सरकार इसके बाद बात कर रही है। और साथ ही साथ कई जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ डिजिटलाइजेशन के लिए लॉन्च होती हुई हमें नजर आएंगी। हेल्थ केयर सेक्टर जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, सुबह से भी एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, इस सेक्टर को सरकार ने माना है कि डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के तहत तैयार करना चाहिए, जहां पर हमें हेल्थ सेक्टर की फैसिलिटीज़, यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी, यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हुई नजर आए सभी लोगों को। इसके अलावा पैंडेमिक ने जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को सामने लेकर आया है, उसके लिए भी सरकार ने ये माना है कि एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी नीड है। पैंडेमिक की वजह से, जॉब लॉसेस की वजह से, बच्चों के भी पिछले 2-2.5 साल से घर में बिताने की वजह से जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से देखा गया है कि कई बच्चों में भी डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं। इन सभी को टैकल करने के लिए सरकार ने इस बार के बजट में मेंशन किया है। इसके अलावा जॉब्स के तहत जो लगातार सरकार का एमएसएमईज पे फोकस है, उनका मानना है कि अगले 5 साल में 60 लाख जॉब्स सरकार क्रिएट करना चाहती है। और ये एमएसएमई जो मीडियम सेक्टर है एंटरप्राइजेस का, जो कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, इस सेगमेंट में डेफिनेटली 60 लाख जॉब्स अगले 5 साल में क्रिएट करने के लिए सरकार फोकस करेगी। एजुकेशन सेक्टर, लगातार हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और सरकार का मानना है ओके, रुचिका हमारे साथ मौजूद है, इकोनॉमिस्ट है, हमारे साथ कल भी जुड़ी थी प्री बजट एक्सपेक्टेशंस को लेकर। रुचिका, आपसे सबसे पहला सवाल, बजट को लेकर आपकी फर्स्ट प्रतिक्रिया क्या है, क्या रिएक्शन है, कितना रेट देंगे आप बजट को? आउट ऑफ 10 अगर आपको रेटिंग देनी हो इस बार के बजट को, कितनी रेटिंग देंगे आप? के पास भी जहाँ पर 2 गेस्ट मौजूद हैं, टैक्सेशन एक्सपर्ट भी हैं, उनके पास केस के अंदर आम आदमी के लिए तो बजट पे कुछ खास नहीं है। अगर आप देखें तो जैसे हम एक्सपेक्टेड था कि इस बार इनकम टैक्स की स्लैब रेट बढ़ाएंगे, जो कि काफी साल से सेम चल रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया।
हम सोचे थे अलाउंसेस कुछ खास करेंगे, नए टैक्स ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें नए अलाउंसेस देंगे, उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है। अगर आप देखें जो एक दो बेनिफिट्स मिले हैं इंडिविजुअल को, एक तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सरचार्ज कम कर दिया, दैट वाज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा एक स्टेप था। इसके अलावा जो अगर ब्रॉडली हम देखें तो क्या होता था अभी तक कि जो हमारी रिवीजन के लिए इनकम टैक्स की टाइम लिमिट थी वो सिर्फ थी 1 साल की, और जो वहां से नोटिस आता था उसकी लिमिट थी 2 साल की। तो मतलब जब तक नोटिस आता था तब तक इनकम टैक्स रिवाइज करने का टाइम चला जाता था, तो अल्टीमेटली केस अपील में चला जाता था। तो अपील में इतने सारे केसेस पेंडिंग हो गए थे, इसकी वजह से एक कदम सरकार ने बहुत अच्छा लिया, जो उसके लिए उसको भी 1 साल और बढ़ा के दोनों को 2-2 साल कर दिया। एक ये बेनिफिट दिया है। इसके अलावा अगर हम आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे नहीं लगता कुछ खास रिलीफ मिला है आम आदमी को। दूसरी तरफ जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं, जैसे आपका सरचार्ज कम कर दिया उन्होंने, टैक्स रेट कम कर दिया है, जो एक डिडक्शन थी हमारी ATIA की जिसके अंदर आपको 7 में से 3 साल मिलते थे, अब ऑलमोस्ट वो 4 साल मिलेंगे, चाहे वो MSME है, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। एक ये बेनिफिट रुचिका जी, रुचिका जी क्या लगता है ये बजट मीठी गोली ज्यादा है या फिर कड़वी दवा ज्यादा है? मीठी गोली तो बिल्कुल नहीं है अगर मैं कहूँ तो जी, पर कड़वी दवाई भी नहीं कह सकते, कुछ रिलीफ दिया है मगर जो एक्सपेक्टेड था वो बिल्कुल नहीं है। जी रुचिका जी, कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है जो हम आप अक्सर बात कर रहे थे कि 5 इलेक्शंस आने के पहले ये बजट पेश हो रहा है, ये कहीं ना कहीं रिस्क की बात हो रही थी कि हो सकता है इस बजट में सरकार कुछ पॉपुलिस्ट कदम लेके आए, हर सेक्टर को कुछ फ्रीबीज बांटती हुई नजर आए। इस तरीके का बजट नहीं आया है और फिस्कल कंसोलिडेशन की बात हुई है। सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में ये बात की है कि आगे आने वाले 4-5 वर्षों में सरकार लगातार फिस्कल डेफिसिट को घटाएगी, केपेक्स को लेकिन बढ़ाती रहेगी जहां जहां पर वल्नरेबल सेक्शंस में जरूरत है, ये बातचीत कही है। तो इसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि ये बजट सही दिशा में है अगर हम ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो? देखिए, जब मैं वही बात करती हूँ कि ओवरऑल जब हम बात करते हैं इन टोटल, तो कॉर्पोरेट सेक्टर और इंडिविजुअल सेक्टर 2 सेक्टर में हम इसको बांटते हैं। ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर डेवलप करता है तो अल्टीमेटली इकोनॉमी फास्ट पेस पे रन करती है। तो जहां कॉर्पोरेट सेक्टर की बात आती है वहां कुछ हद तक रिलीफ बिल्कुल है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर तो मुझे लगता है इससे उसको एक बूस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, अल्टीमेटली आप कह सकते हैं इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। बट दूसरी तरफ जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक फाइनेंस सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो जो स्टेबिलिटी जो इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए थी, वो स्टेबिलिटी, उसका कैश इन हैंड जो बढ़ना चाहिए था, वो ऐसा कुछ नजर नहीं आया इस बजट के अंदर। जी रुचिका जी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, रुचिका जी, एक लॉन्ग टर्म विजन जरूर है इस बजट का जो कॉर्पोरेट सेक्टर को बेनिफिट देगा और अल्टीमेटली कुछ हद तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इनडायरेक्टली इंडिविजुअल को बेनिफिट देगा। जो डायरेक्ट बेनिफिट्स थे वो डायरेक्ट बेनिफिट्स ऐसा कुछ नहीं है इस बजट से। रुचिका जी, इकोनॉमी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे सेंटिमेंट्स जो हैं बहुत मैटर करते हैं, आपकी इच्छा शक्ति, आपका विजन और प्लस सेंटिमेंट्स, ये चीज़ें इकोनॉमी को एक अलग दिशा में ले जाती हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे सरकार ने ये इच्छा शक्ति जताई है इस बात को देखते हुए भी कि वित्तीय घाटा GDP का 6.9% है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति है कि वो अपनी स्पेंडिंग्स में कमी नहीं आने देगी और ये सेंटिमेंट को बूस्ट करने वाला फैक्टर है? देखिए, सेंटिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो सेंटिमेंट्स एक इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, एक लाइवली एक आम इंसान से जुड़ा हुआ होता है। तो वो सेंटिमेंट्स कहीं नजर नहीं आए मुझे इसके अंदर। हाँ, एक लॉन्ग टर्म प्रॉमिस जरूर है कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर चलता है तो अल्टीमेटली इकोनॉमी रन करती है, ग्रो करती है, एक वो वाला विजन है इसके अंदर। बट अगर आप उसको देखें किसी अगर इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मेरे को लगता है ऐसा कुछ ठोस बेनिफिट नहीं है। जी, किसानों के लिए आपको क्या लग रहा है? किसानों के लिए कुछ जो घोषणा की गई हैं, चाहे वो नदियों को जोड़ने की घोषणा हो, चाहे वो ग्रामीण इलाकों का डिजिटाइजेशन की घोषणा हो, चाहे वो उनको डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से और ज़्यादा पेमेंट सिस्टम को और दुरुस्त करने की, फास्ट करने की योजना हो, या फिर जो ऑर्गेनिक खेती को ज़्यादा प्रोत्साहित करने की योजना हो, तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाने की बात कही गई हो, तो क्या वहाँ पर फील गुड फैक्टर नज़र आता है किसानों के लिए आपको? क्योंकि बड़ा मसला था इस बार किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में चीज़ों को देखें तो। बिल्कुल, जो फार्मर एजुटेशन इतने लॉन्ग टर्म से चल रहा था
उसको देखते हुए लग रहा था इस बार फार्मर फ्रेंडली बजट होगा। कुछ हद तक फार्मर फ्रेंडली बजट है भी। अगर आप देखें तो काफी सारी चीजें, हॉर्टिकल्चर वगैरह, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, हॉर्टिकल्चर सेक्टर भी गवर्नमेंट ने कवर करने की कोशिश की है इसके अंदर और बेनिफिट्स भी बढ़ाए हैं। बट एक्चुअली में उसकी कितनी यूटिलिटी आती है, मतलब कितना वो, जितना हमने बजट को उसके रखा है किसानों के लिए, उसमें कितना यूटिलाइज होता है और कितना डायरेक्टली उनको बेनिफिट पहुंचता है, ये तो जब फिगर्स आएंगे एग्जैक्टली और जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो पता चलेगा। बट एज सच अगर आप फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फार्मर फ्रेंडली बजट है। एक और बात बताइए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर भी काफ़ी सरकार इसमें अनाउंसमेंट्स करती हुई नज़र आई है इस बजट में, जैसे कि 1 लाख करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो स्टेट्स को दिया जाएगा वित्त वर्ष 2022-23 में इन्वेस्टमेंट्स को कैटलाइज करने के लिए, जो कि ओवरऑल भारतीय इकोनॉमी को ग्रोथ में मदद करती हुई नज़र आएगी। दूसरी जो बात कही कि 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को 100% जो है वो कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ते हुए नज़र आएंगे, जिससे जो है नेट बैंकिंग के ज़रिए, मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए, एटीएम्स के ज़रिए, साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो है पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स में आसानी से हो पाएगा। इससे क्या आम जनता को अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आसानी होगी आगे जाते हुए? किस तरीके से आप इस स्टेप को देख रहे हैं? देखिए, ये जो बजट है ये टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली बजट तो है ही है। अगर आप देखें इसके अंदर क्यों ये जो गवर्नमेंट लेके आई है ई बैंकिंग सिस्टम और इसकी जो प्रमोशन है बैंकिंग सिस्टम की, जो सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी ऑनलाइन करने का जो प्रोत्साहन दे रही है लोगों को। इनफैक्ट गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ऑनलाइन बैंकिंग करें। ये जो सारी फैसिलिटीज दे रही है, दिस इज समथिंग गुड, ये फ्यूचरिस्टिक है। इनफैक्ट अगर हम कहते हैं कि इंडिया जो है इकोनॉमी बूम कर रही है, इंडिया जो है वो हाईटेक बनता जा रहा है, तो वो एक हाईटेक इंडिया के लिए ये एक बूम है। मतलब जब हम कहते हैं बूम बूम तो ये वही वाला बूम बूम है। जी बिल्कुल। रुचिका जी, एक और जो अहम बात सरकार ने कही है वो हेल्थ केयर स्पेस को लेकर यहाँ पर काफ़ी अनाउंसमेंट्स करती हुई नज़र आई है, जैसे कि डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को जनरेट करने के लिए। ऑफ कोर्स पिछले 2.5 साल से जो हम कोविड-19 से गुजर रहे हैं, हेल्थ केयर पर फोकस डेफिनेटली हम मानते थे कि सरकार का होना चाहिए। ऐसे में जो सरकार ने अनाउंसमेंट्स किए हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? हेल्थ केयर स्पेसिफिक क्या लोगों को आसानी होगी? हालांकि जीएसटी रेट में कोई कटौती नहीं हुई है जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोग जो मान रहे थे, या फिर हेल्थ केयर एलोकेशन जो हुआ है उसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी रहेगी हेल्थ केयर स्पेसिफिक? देखिए, इसको अगर हम इंडिविजुअल के बेनिफिट्स से, टैक्स बेनिफिट्स से देखें तो इस बार उम्मीद थी कि जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है, जो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसके ऊपर सरकार शायद कुछ छूट नहीं भी देती तो जो हम 18% जीएसटी पे करते हैं उसको वो शायद हटा दे उसके ऊपर से, तो शायद एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगी। वो आराम से जब इंश्योरेंस पॉलिसी कराता है तो उसका इतना पैसा नहीं जाएगा जो जीएसटी में 18% वो हर साल दे रहा था, तो वहां एक रिलीफ नहीं मिली। दूसरी जब हमने सोचा था कि इसके अंदर शायद 80C के अंदर उसको एक अलग से सेक्शन निकाल के उसके अंदर बेनिफिट देंगे इंडिविजुअल को, वो भी ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिला। तीसरी जब हम बात करते हैं मेडिकल सेक्टर की, तो मेडिकल सेक्टर में गवर्नमेंट ने बड़े प्रॉमिसिंग दिखाए हैं नोट्स। देखते हैं इसको आगे क्या होता है। एक इसमें सबसे अच्छी बात थी जो गवर्नमेंट ने मनोवैज्ञानिक की बात की, अगर आप देखें तो मेंटल हेल्थ की बात की। वो जो मेंटल हेल्थ पे इस बार गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, खासकर कोविड काल में। जी, अब कोविड काल में इतने टाइम से आप घर बैठे हैं, बच्चे आपके घर पे बैठे हैं, तो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ा ही है। और अच्छी बात यह कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ध्यान दिया है कि साइकोलॉजिकली पीपल आर गेटिंग इफेक्टेड बाय दिस। जी, तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने बजट में से कुछ हिस्सा निकाल के रखा है, दैट इज समथिंग वेरी गुड। और एक और अच्छी बात इसमें बात थी बजट में, अगर आप देखें उन्होंने आंगनवाड़ी के लिए काफी ज्यादा इसमें काम किया है, इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया आंगनवाड़ी के लिए, और उसमें नए एक्सपेंशन किए। दैट इज अनदर वेरी गुड थिंग जो गवर्नमेंट ने किया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज है। जी, बाकी जब हम बात करते हैं कि एलोकेशन इतना है और इतना यूटिलाइजेशन है, तो जो एलोकेशन और यूटिलाइजेशन है वो हम था, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना एलोकेशन है उतना ही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जी रुचिका जी, आपके पास आएंगे। इस बीच हमारे साथ देवदास जी भी जुड़ गए हैं तमाम इस बजट पर बातचीत करने के लिए, इसके अलग अलग घोषणाओं पर बातचीत करने के लिए। पहली नज़र में कैसा लगा आपको ये बजट? मतलब केवल एक इकोनॉमिक थीसिस टाइप का ये लगा, या इसमें आम आदमी के लिए भी कुछ है? हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, सुन रहे हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है सर, आ रही है।
पहली नजर में कैसा लगा या। बजट आपको? Actually, I am from the pharma sector, so I will look after this budget from that angle. ओके So I find many of the clause which are appreciating and encouraging for the pharma sector, though it is not always possible that देवदास जी, all गुजारिश the आपसे एक गुजारिश है सर, आपसे एक हमारी इल्तिजा है, गुजारिश है कि हम अपनी बात अगर आप हिंदी में कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि मैं फार्मा सेक्टर से हूँ, तो ओवरऑल बजट में फार्मा सेक्टर रिलेटेड अप्रिसिएशंस देखा जाएगा तो वो ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्टरी है। मतलब आफ्टर दिस कोविड का जो पेंडेमिक आया है और आके गया है, तो उसके बाद क्रिटिकल केयर सेक्टर के लिए जो एक्सपेक्टेशन था वो ऑलमोस्ट फुलफिल हुआ है इसमें। बट ओवरऑल एक्चुअली ऑल बजट में सारे एक्सपेक्टेशन फुलफिल तो होते नहीं है जी, बट टिल कॉर्पोरेट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर जी, वो कौन सी खास बातें आपको इस बजट में लग रही हैं जो फार्मा सेक्टर के लिहाज से आप इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, जिनको आपको लगता है कि ये बेनिफिशियरी होगा फार्मा सेक्टर के लिए? हाँ, फार्मा सेक्टर के लिए क्रिटिकल केयर्स के लिए जो भी प्रोविजन दिए गए हैं वो अप्रिशिएटिंग है। जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इसमें एंटर करना या तो उसको तो क्रिटिकल केयर प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो सुविधा होनी चाहिए वो इसके लिए इसमें जो प्रोविजन किया उसकी वजह से वो हो जाएगी, ऐसा लगता है प्राइमा फेसी। जी, तो आपको ये लग रहा है कि जो फार्मा सेक्टर में नए प्लेयर्स आने वाले हैं उनको ये बजट प्रोत्साहित दे रहा है? हाँ, एक्चुअली वो नीड थी जी, क्योंकि जो पेंडेमिक में जिस तरह से मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी क्रिटिकल केयर प्रोडक्ट की, वो बहुत से इसकी वजह से फुलफिल नहीं हो पा रही थी। बट अभी इस बजट में कुछ प्रोविजंस ऐसे है कि जहाँ पे ये जैसे आत्मनिर्भर भारत का जो अपना सपना है जी, उसके हिसाब से स्मॉल के इंडस्ट्रियलिस्ट विल गेट गुड बेनिफिट। कोविड एरा में देवदास जी, कोविड एरा में ये भी देखा गया जो हमारे जो केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है मेडिसिन के लिए खासकर, उसकी एक बहुत बड़ी सप्लाई जो है वो चाइना से होती थी, लेकिन वो सप्लाई चेन प्रभावित हुई, बहुत सारे कारण उसके रहे, उसके पीछे बहुत सारी वजह रही। हमें दूसरे मार्केट्स के अंदर जाना पड़ा, हमें अमेरिका की तरफ देखना पड़ा, हमें यूरोप की तरफ देखना पड़ा, लेकिन उससे हमारा जो वो था बजट था वो थोड़ा बढ़ा, उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। तो क्या आपको लगता है कि उसको बैलेंस करने की कोशिश हुई है? हाँ, मैंने एक्चुअली उसी फैक्टर को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया है क्योंकि हमारा जो अभी फॉर्मुलेशन जो बनते हैं फार्मा के जी, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, तो क्रिटिकल केयर प्रोडक्ट में जैसे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के लिए ये हेपेरिन, एनॉक्सिपिरिन, इन चीजों का ज्यादा जरूरत था। तो वहां पे हम ऑलमोस्ट देयर आर ओनली 1 or 2 प्लेयर्स इन इंडिया जो ये रॉ मटेरियल्स बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम हम रिलाय थे चाइना या अदर ओवरसीज कंट्रीज में। तो अभी इसमें जो प्रोविजंस किए गए, मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में हम इंडियन लेवल पे, अपने लेवल पे वो प्लेयर्स, वो मैन्युफैक्चरर्स डेवलप हो पाएंगे। जी, एब्सोल्युटली। देवदास जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जो क्रिटिकल लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं वो भी हमें कोविड-19 पैंडेमिक के तहत काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी। ऐसे में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स को कितना ज़्यादा बढ़ावा और देना चाहिए सरकार को, और क्या इस बजट में ऐसे कुछ कदम उठाए गए हैं जिससे जो क्रिटिकल ड्रग्स हैं, जो ज़रूरत है, ऐसे किसी भी पैंडेमिक के तहत भी हम लोगों को पता चला कि एकाएक हमारे पास जो नॉर्मल हमारे पास फीवर की मेडिसिन भी होती थी उनकी भी कमी होने लग गई, जो मेडिकल डिवाइसेस होते थे जो रोज़मर्रा में चाहिए होते थे उनकी कमी होने लग गई। ऐसे में सरकार ने ऐसे कुछ कदम क्या इस बजट में आपको इंडिकेट होते हुए नजर आए हैं जो सरकार ले रही है जिससे ये सभी प्रॉब्लम्स पीछे होती हुई नजर आए? हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि अभी ये पेंडेमिक के हमारे 2 वेव्स आके गए। पहले वेव में तो मेडिकल फैसिलिटीज का उतना ये नहीं था क्योंकि हमारे पास वो लेवल ऑफ ड्रग्स अलग थे। लेकिन सेकेंड वेव जब आई थी तब जो डायग्नोसिस के थ्रू जो ट्रीटमेंट रिकमेंड किया था मेडिकल सेक्टर ने, तो उनके जो प्राइमरी मेडिसिन थे या तो मेडिकल डिवाइसेस, उनकी हमें कमी जरूर महसूस हुई। तो मुझे लगता है कि वो दोनों वेव्स का पूरा जो एक्सपीरियंस था सोसाइटी में, वो मेडिकल सेक्टर में जो भी लैक्यूनास थे या तो जो भी रिक्वायरमेंट्स थी जी, उनके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन हुआ है इस बजट में।
हाँ, बट प्रैक्टिकली अभी ग्राउंड लेवल पे वो कितने परसेंटेज में वो एक्सप्लोर हो पाता है, वो तो देखने वाली चीज है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवदास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे रुचिका जी का भी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लब्बो लुबाब निचोड़ अगर साधारण शब्दों में समझाया जाए तो वो यही निकल कर आता है कि सीधे तौर पर जो एक आम आदमी को समझ में आने वाली बात होती है फायदे की, वो ऐसी बात इस बजट में दिखाई सीधे तौर पर दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, इतना जरूर है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आने वाले समय की चुनौतियों और आने वाले समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं लगातार, ये आश्वासन ये बजट जरूर देता है। टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, आपकी हाथ में पैसा रहे इसको लेकर डायरेक्ट फायदा होता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, कृषि को ध्यान में रखते हुए, एमएसएमईज को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी राहत की कुछ खबरें इस बजट में हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पे लेंगे, जल्द लौटते हैं।